आप सभी को नमस्कार। व्याख्यानमाला के इस सेशन में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, जो भक्तिकाल के कवि हैं, उनकी पद्मावत में प्रेम भावना के बारे में। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के एक जाने माने कवि रहे हैं। चूँकि भक्तिकाल में अनेक प्रकार के साहित्य की रचना हुई और एक लंबा कालक्रम उनका चला। 1350 से 1750 के बीच का जो काल माना जाता है, वो काल भक्तिकाल का नाम हम उसे देते हैं। इसका अगर वर्गीकरण करें, क्योंकि अनेक धाराएं चली हैं, तो भक्तिकाल की मुख्यतः दो धाराएं रही हैं। एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सरगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की भी दो धाराएं चली, जिनमें एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। और दूसरी तरफ सरगुण जो धारा थी, वह भी दो धाराओं में आगे जाकर के तब्दील हुई, जिनमें एक राम भक्ति धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति धारा। तो ये पूरा का पूरा जो कालखंड है, वो अनेक धाराओं में विभक्त होता चला गया। इनमें कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख रहे, तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख रहे। तुलसीदास राम भक्त धारा को लेकर के आगे चले, तो सूरदास कृष्ण भक्ति धारा को लेकर के आगे बढ़ते चले गए। जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, इसलिए इनके काव्यों में प्रेम की भावना का विशेष रूप से विद्यमान होना स्वाभाविक लाजमी है। दोस्तों, जायसी मुसलमान थे, पैदाइशी मुसलमान थे, और वो सूफी विचारधारा को मानते थे। और सूफियों का एक मत है कि विश्व के पीछे जो परम सत्ता छिपी हुई है, वह विश्व में जो सौंदर्य दिखाई देता है हमको, चारों तरफ के वातावरण में जो चीजें वास्तविक दिखाई देती हैं, वह उसी सौंदर्य का प्रतिबिंब है, प्रतिछाया है। ऐसा सूफी कवि मानते आए हैं। मनुष्य की आत्मा को इस परमात्मा को पाना है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही इसका प्रमुख उद्देश्य हुआ, ऐसा सूफी कवि मानते हैं। संसार जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तो सांसारिक बंधनों से वो मुक्त हो जाती है। मनुष्य प्रेम से उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, दिव्य बन सकता है, और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जायसी इसी सूफी काव्य धारा के जनक माने गए, संत माने गए। प्रेम परमात्मा को पाने और आत्म कल्याण का एक साधन है, और यही विचार उन सूफियों का रहा है, यही मत रहा है कि परमात्मा से प्रेम करो, उन्हें प्राप्त करो और संसार के बंधनों से छूट जाओ। ऐसा सूफी कवि मानते थे, और उसी परंपरा को कायम बनाए रखा मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम के बारे में। वे कहते हैं कि मनुष्य प्रेम के द्वारा स्वर्गीय बन सकता है, बन जाता है, नहीं तो एक मुट्ठी भर राख के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो इस प्रेम पथ पर चलकर के आगे पहुंच जाता है, उस ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसे फिर इस मिट्टी रूपी संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। वो जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर के उस ईश्वरीय परमात्मा में विलीन हो जाता है, और उसका वो जो आने जाने का जो चक्र है, वो चक्र समाप्त हो जाता है। सूफी लोग उपासना या साधना से
परमात्मा को प्राप्त करने की बात करते हैं। वो मानते हैं कि प्रेम के दो पक्ष होते हैं और उन दो पक्षों में एक प्रेम करने वाला होता है और दूसरा जिससे प्रेम किया जाता है। सूफी लोग परमात्मा को निराकार मानते हैं। वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। वो ये मानते हैं कि परमात्मा हर जगह विद्यमान होता है, कण कण में निवास करता है, मनुष्य की आत्मा के अंदर भी वो विद्यमान होता है। और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा अपनी रुचि के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार वह चाहे तो परमात्मा को प्रियतम माने या प्रियतमा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों को एकाकार होना है। लेकिन सूफी पारसी शैली की एक विशेषता है और पारस में ये माना गया है कि जो परमात्मा है वो परमात्मा को वे लोग हमेशा प्रियतमा के रूप में ही उनसे प्रेम करते हैं। भारत में हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उस संस्कृति में परमात्मा को प्रियतम या पति माना गया है। जैसे कि कबीरदास के दोहों से हमें ज्ञात होता है, कबीरदास जैसे मानते हैं कि वो परमात्मा को अपना प्रियतम मानते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यही अंतर है सूफी काव्य की और संत काव्य परंपरा दोनों की। सूफी विचारधारा मैंने बताया कि एक पारस की विचारधारा है और उसके कारण पारस में परमात्मा को प्रियतमा या मासूका माना जाता है और उपासक अपने को उसका प्रेमी मानता है, उनका आशिक मानता है। परमात्मा को मासूका और अपने आप को आशिक मानता है। यह सूफी प्रेम पद्धति का पारसी प्रभाव है जिसके कारण ये परंपराएं चली। और चूंकि जायसी स्वयं भी सूफी कवि है तो संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा में प्रेम तो एक जैसा है, लेकिन ईश्वर को मानने की जो पद्धति है प्रियतम और प्रियतमा की, ये ठीक विपरीत है। आत्मा और परमात्मा दोनों निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है। उनका परस्पर जो प्रेम है वो प्रेम भी निराकार है। हृदय से इस प्रेम का अनुभव किया जा सकता है परंतु उसे किसी से कहा और सुना नहीं जा सकता। वो अनिर्वचनीय है, महसूस किया जा सकता है और उसको महसूस करने के लिए ज्ञानेंद्रियों को जगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये संवेदना और भावनाओं का खेल है। इसे जनसाधारण के सामने किस तरह प्रस्तुत किया जाए, कैसे लोग उन भावनाओं को महसूस कर सकें, इसके लिए सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं का आधार लिया और उन्होंने लौकिक प्रेम कथाओं के पात्रों के द्वारा उस अलौकिक प्रेम या आत्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया ताकि व्यक्ति उन भावनाओं को समझ सके, उन लौकिक पात्रों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सके। इसलिए उन्होंने लौकिक पात्रों का चयन करके अपनी बात को आत्मा और परमात्मा तक पहुंचाने का एक प्रयास किया। चूंकि जायसी सूफी कवि हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया और उन्होंने पद्मावत नामक प्रेम काव्य की रचना की, उन्हें लिखा। और देखने में तो पद्मावत रतन सेन और पद्मावती की एक प्रेम कथा है जिसमें रतन सेन आत्मा और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। रतन सेन प्रेमी है और पद्मावती प्रियतमा है। तो जायसी की प्रेम भावना के अंदर एक विषय को नहीं लिया है, वो एक साधारण लौकिक पात्रों के माध्यम से
अपनी बात को अलौकिक प्रेम तक पहुंचाने का एक प्रयास उन्होंने किया है। लोगों की भावनाओं को जगाने के लिए उन्होंने इस तरह के पात्रों को कल्पित किया, अपने साहित्य में लिया और लोगों को उस हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास किया। अब हम जायसी की प्रेम भावना की चर्चा करते हैं, क्योंकि जायसी का जो मुख्य उद्देश्य था वो लौकिक पात्रों या लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को जगाना था। और इसके लिए हमें इनके जो साहित्य है उस साहित्य में दो तरह का प्रेम देखने को मिलता है। नंबर 1 लौकिक प्रेम भावना और नंबर 2 अलौकिक प्रेम भावना। यहां हम चर्चा करेंगे सबसे पहले लौकिक प्रेम भावना की। जायसी ने अपने पद्मावत नामक ग्रंथ में, महाकाव्य में 3 पात्रों की प्रेम भावनाओं को उजागर करने का प्रयास किया है, जिनमें एक है रतन सेन, दूसरा है पद्मावती और तीसरा है नागमती। हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं रतन सेन की प्रेम भावना की। रतन सेन पद्मावत का मुख्य नायक है, चित्तौड़ का राजा है और रानी नागमती का पति है। सिंगल द्वीप से हीरामन तोता आता है और हीरामन तोता पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन राजा रतन सेन के सामने करता है। उस वर्णन को सुनकर के राजा पद्मावती को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार यहाँ राजा रतन सेन के मन में पद्मावती को प्राप्त करने की जो आकांक्षा जगी, वह शुरुआत में उनके रूप लोभ के कारण है, क्योंकि उसके सौंदर्य का बखान हीरामन तोता करता है। यहाँ पर रतन सेन पद्मावती को देखता नहीं है, सिर्फ उसके सौंदर्य का बखान सुनता है। तो शुरुआती जो प्रेम है रतन सेन का पद्मावती के लिए, वो उनके रूप लोभ का स्मरण नहीं कर पाए। उसके रूप के लोभ को सुन करके वो प्रेम की भावना जागृत होती है। परंतु जब वे अपना राजपाट त्याग करके, राजपाट की तरफ से मुंह मोड़ करके, योगी का वेश धारण करके, अनेक मार्गों और उनके बीच में आने वाले संकटों को पार करता हुआ सिंगल द्वीप पहुंचता है, तो इससे, क्योंकि अनेक प्रकार के मार्गों, अनेक प्रकार के कष्टों का वो सामना करता है मार्ग में, जिससे उसके प्रेम में वैराग्य की भावना, त्याग की भावना, कष्ट सहिष्णुता और साहस आदि भावना पनपने लगती है। सिंगल द्वीप पहुंच करके पार्वती के द्वारा रतन सेन की परीक्षा ली जाती है। रतन सेन उस परीक्षा में खरा उतर जाता है और वो कहता है कि मुझे रत्न पद्मावती के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। राजा गंधर्व सेन के द्वारा राजा रतन सेन को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन रतन सेन अपने प्रेम पर अडिग रहता है, दृढ़ रहता है और अंत में उस प्रेम की विजय होती है और प्रेम की विजय के तहत पद्मावती से विवाह हो जाता है। इसके बाद रतन सेन को नागमती का संदेश प्राप्त होता है और संदेश को सुनकर के वो वापस से चित्तौड़ के लिए रवाना हो जाता है। इससे ये भी जाहिर होता है, ये पता चलता है कि वो एक कर्तव्य परायण पति भी है। जब वो चित्तौड़ पहुंचता है तो चित्तौड़ पहुंच करके नागमती और पद्मावती के बीच में झगड़ा होता है। वह दोनों को बराबर परस्पर समझाता है और जब वो समझाता है तो किसी एक का पक्ष नहीं लेता और दोनों के झगड़े को शांत करता है। इसके बाद जब सुल्तान अलाउद्दीन पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है, तो अपने प्रबल शत्रु के सामने अपने घुटने नहीं टेकता, वह बराबर उनसे लोहा लेता है और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्रयास करता है।
इसके बाद जब राजा रतन सेन दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के चंगुल से बचकर के वापस आता है, तो उसे जब पता चलता है कि उसकी अनुपस्थिति में राजा देवपाल ने पद्मावती को प्राप्त करने के लिए एक दूती को संदेश वाहक के रूप में भेजा, तो उसका खून खोल उठता है। वह प्रेम का अपमान सहन नहीं कर पाता और देवपाल पर तुरंत चढ़ाई कर देता है और युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार रतन सेन की जो प्रेम भावना शुरुआती रूप में रूप लोभ के कारण प्रारंभ होती है, परंतु अंत तक आते आते उनका वो प्रेम वीरता, साहस और बलिदान को प्रदर्शित करता हुआ एक आदर्श प्रेम की चरम सीमा को छूता हुआ नजर आता है। तो जायसी की प्रेम भावना का जो पहला पात्र है, लौकिक प्रेम भावना का, वो राजा रतन सेन जो अपने प्रेम पर खरा उतरता है। अब इसके दूसरे पात्र को हम लेते हैं, पद्मावती की प्रेम भावना। पद्मावती पद्मावत की नायिका है, सिंगलदीप की राजकुमारी है और सुंदरता में वो अपनी बराबर उस जगह कोई नहीं है, किसी की सानी नहीं है। वह युवती हो जाती है। उसका हीरामन तोता राजा रतन सेन को सिंगलदीप लाता है और पद्मावती जब रतन सेन के बारे में सुनती है तो उसे पाने के लिए तड़प उठती है। यहां पर रानी जो राजकुमारी पद्मावती है, उसका प्रेम प्रारंभ में काम पीड़ा से उत्प्रेरित दिखाई देता है, परंतु जब रतन सेन को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया जाता है और वो सुनती है, तो वह भी अपने प्राणों को त्यागने के लिए तत्पर हो जाती है। अब उनके प्रेम में बलिदान भावना की चमक यहां पर दिखाई देती है। उनका प्रेम सफल होता है और रतन सेन पति के रूप में उन्हें मिल जाते हैं। पद्मावती रतन सेन के साथ में चित्तौड़गढ़ आती है। नागमती से उनकी नहीं पड़ती, झगड़ा होता है, लेकिन रतन सेन के समझाने पर दोनों मिलकर के रहती है, प्रेम के साथ रहने लगती है। यहां पर पद्मावती के प्रेम में सोतिया ढा की बू नजर आती है, लेकिन रतन सेन के समझाने के बाद उनका जो प्रेम का रूप बदलता है, वो संयत प्रेम को सूचित करता है। जब रतन सेन अलाउद्दीन के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं, उस स्थिति में पद्मावती हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठती। वह उन्हें छुड़ाने का भरसक प्रयास करती है। वो गोरा बादल के घर जाती है और उन्हें प्रेरित करके रतन सेन को अलाउद्दीन खिलजी की जेल से मुक्त करवाती है। जब देवपाल की दूती पद्मावती को देवपाल की रानी बनाने का प्रस्ताव लेकर के पद्मावती के यहाँ आती है, तो यहाँ पद्मावती के प्रेम की तेजस्विता झलकती है। वह दासी के असली रूप को जब पहचानती है तो उन्हें आड़े हाथों लेती है, फटकारती है। और जब रतन सेन दिल्ली से मुक्त होकर के वापस आते हैं चित्तौड़गढ़ के लिए, तो देवपाल के द्वारा की हुई दृष्टता का वो बखान करती है, बताती है, और जिसके कारण देवपाल के साथ युद्ध करने से रतन सेन भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और वह रतन सेन के साथ चिता पर चढ़ करके सती हो जाती है। यह भी प्रेम की चरम सीमा प्रदर्शित करती है। अब इस पद्मावत का जो तीसरी नायिका
नागमती की प्रेम भावना का जिक्र हम करते हैं। नागमती राजा रतन सेन की पत्नी है। उसे अपने रूप पर गर्व होता है। जब हीरामन तोता सिंगलदीप की पद्मिनी पद्मावती की प्रशंसा करता है तो वो जल भुन जाती है। यहां तक कि वो तोते को मरवाने का बंदोबस्त भी करती है। इस प्रकार शुरुआती रूप में यहां पर जो नागमती की झलक दिखाई देती है, उस झलक में वह रूप गर्विता और निष्ठुर हृदय की प्रतीक के रूप में नजर आती है। परंतु जब रतन सेन चित्तौड़ छोड़कर के सिंगलदीप को चला जाता है तो विरह की आग में तप करके शुद्ध हो जाती है। वह अपना संपूर्ण रानीपन भूल जाती है और सूखकर दुबली पतली हो जाती है। उसका ये विरह सचमुच बड़ा मर्मस्पर्शी है जो पद्मावत को चार चांद लगाता है। रतन सेन लौट करके सिंगलदीप से चित्तौड़गढ़ आते हैं। नागमती और पद्मावती के बीच में विवाद होता है, लेकिन पति के द्वारा समझाने पर वो संयत और संयमित हो जाती है। अंत में रतन सेन की वीरगति होने के कारण वह भी उनके साथ सती होकर अपने प्रेम की उज्जवल ज्योति को बिखेर देती है। इस प्रकार जायसी ने रतन सेन के एक आदर्श प्रेम का चित्रण किया है। उसमें अनन्यता, दृढ़ता, कष्ट सहिष्णुता, वीरता, साहस और बलिदान की जगमगाहट है। दूसरी तरफ पद्मावती और नागमती का जो प्रारंभिक प्रेम है वो अशुद्धता है। उस प्रेम में जो धीरे धीरे वो अशुद्धता समाप्त हो जाती है और फिर दोनों का प्रेम सतीत्व की छटा को देखता हुआ प्रतीत होता है। तो ये लौकिक प्रेम की झलक जायसी के साहित्य में दिखाई देती है। अब हम उसके दूसरे रूप की चर्चा कर लेते हैं कि जायसी इस कथा के माध्यम से जो अलौकिक प्रेम में प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो उनका कैसा है, क्या कहना चाहते हैं जायसी यहां पर। पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती की एक सीधी सी कथा है, परंतु रतन सेन और पद्मावती यहां पर आत्मा और परमात्मा के प्रतीक रूप में भी है। इसमें उनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। पद्मावती सिंगलदीप में रहती है और वो परमात्मा के रूप में या मलिक मोहम्मद जायसी उन्हें देखते हैं। दूसरी तरफ रतन सेन चित्तौड़गढ़ रहते हैं और जायसी में वो आत्मा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। हीरामन तोता गुरु के प्रतीक में यहां पर झलकते हैं। वह रतन सेन रूपी आत्मा को परमात्मा पद्मावती रूपी परमात्मा का परिचय देता है। रतन सेन रूपी आत्मा तोते रूपी गुरु के मार्गदर्शन से मार्ग में साधना करता हुआ अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ वो सिंगलदीप पहुंचता है, उस परमात्मा के लोक पहुंचता है। आत्मा की अंतिम अग्नि परीक्षा होती है जब रतन सेन को फांसी या सूली पर चढ़ाने की सजा दी जाती है। वो ऐसा लगता है कि वो आत्मा की परीक्षा हो रही है और फिर पद्मावती रूपी परमात्मा से उनका विवाह हो जाता है और वो दोनों एकाकार हो जाते हैं। यानी गुरु के निर्देशानुसार आत्मा रूपी शिष्य संपूर्ण साधना और विकट परिस्थितियों और विघ्न बाधाओं को पार करता है, उस परमात्मा की राह में आगे बढ़ता चला जाता है और एक दिन वो आत्मा
उस परमात्मा में रतन सेन पद्मावती को पा लेता है, आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाती है, दोनों का संगम होता है, मिलन होता है, विवाह हो जाता है और वो आत्मा हमेशा हमेशा से परमात्मा में विलीन होकर के रह जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेम भावना का लौकिक पक्ष और अलौकिक पक्ष का जायसी ने अपने काव्य में एक साथ बहुत सुंदर और बहुत सरस चित्रण किया है। उन्होंने लौकिक प्रेम भावना को अलौकिक प्रेम भावना के उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित किया है। इसमें सूफी प्रेम भावना को भारतीय प्रेम भावना का जामा पहनाकर लाया गया है। इसमें आदर्श हिंदू के दाम्पत्य प्रेम का त्याग, संघर्ष, वीरता और बलिदान से ओतप्रोत प्रेम के उज्जवल पक्ष का चित्रण किया है। दोस्तों, ये रहा मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का प्रेम वर्णन। आज बस इतना ही। नमस्कार, बाय।